बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम इस ख़बर से करेंगे कि खंजर की नोक पर मलिक रियाज़ हुसैन को मनाने की कोशिश, और फिर आपको ये भी बताएंगे इसी ख़बर में कि एक नामवर वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और वो पीटीआई के रहनुमा होते हुए मलिक रियाज़ हुसैन के वकील बन गए हैं। इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वैसे तो पीटीआई में बैरिस्टर अली ज़फ़र भी हैं, वो भी माजी में मलिक रियाज़ हुसैन के वकील रह चुके हैं। एतजाज़ एहसन भी मलिक रियाज़ हुसैन के वकील रह चुके हैं। अब ये नए वकील कौन हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, इस खबर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और फिर आएंगे इमरान खान की धमकी, कौमी हुकूमत बनने का इम्कान, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस 9 मई पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के फटने का क्या मामला है, क्या खबर है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पहली खबर से अपने प्रोग्राम का, अपने व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से कल एक प्रोग्राम में बैठे हुए ये बात की गई, ये जो चंद रोज़ पहले 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आया है, इस फैसले का नाज़रीन बज़ाहिर अब सलमान राजा साहब वकील हैं, हमारा उनके साथ ताल्लुक़ भी है, और आज के प्रोग्राम में मैं जो बातें करने जा रहा हूँ, जो दिफा लिया सलमान अकरम राजा साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के ख़िलाफ़ इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी साहबा के लिए, और ख़ास तौर पर मलिक रियाज़ हुसैन के लिए, उस दिफा के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब, जिनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ भी है, वो मेरी इस बात से नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय है तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, तो अगर मेरी राय है तो उसकी भी उतनी वेटेज होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने उस प्रोग्राम में कहा कि ये जो रकम पाकिस्तान में वापस आई 190 मिलियन पाउंड केस की, अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि वो 190 नहीं थे, 171 मिलियन डॉलर थे, जितने भी अमाउंट थी, लेकिन स्लग इस केस का यही रहेगा, टाइटल इस केस का यही रहेगा, क्योंकि इसी अमाउंट से ये सारा मामला जो है वो मंजर आम पे आया था। अब सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मलिक रियाज़ हुसैन ने पाकिस्तान ये पैसा जो कि बरतानिया में पकड़ा गया था, इसलिए लाने का फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान के इदारे, क्योंकि बरतानिया में तो वो नाजरीन उस पैसे की मनी ट्रेल, कोई वजाहत, कोई जवाब नहीं दे सके थे, तो टीवी पे बैठ के सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मलिक रियाज़ ने इसलिए पैसा पाकिस्तान वापस लाने का फ़ैसला किया कि यहाँ के इदारों को वो जवाब दे देंगे कि पैसा यहाँ से कैसे गया। और फिर वो कहते हैं एक और बात, मलिक अपने सलमान अकरम राजा साहब, कि सवाल तो ये होना चाहिए कि ये जो मलिक रियाज़ हुसैन ने प्रॉपर्टी खरीदी बरतानिया में, हसन नवाज से 9 बिलियन की जगह 18 बिलियन पे खरीद ली। अब सलमान राजा साहब दलील क्या पेश कर रहे हैं? सलमान राजा साहब दलील ये पेश कर रहे हैं कि बरतानिया में तो ये जुर्म नहीं कि अगर आप डबल अमाउंट के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लें, लेकिन पाकिस्तान में अखलाकी तौर पे तो सवाल हम पूछ सकते हैं ना कि मलिक रियाज़ हुसैन को ये प्रॉपर्टी हसन नवाज ने क्यों दुगने दामों पे बेची। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं फैक्ट्स आपके सामने रखने पहले कि गड़ा क्या खोदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उसके साथ साथ शहजाद अकबर ने, और उस गड़े में कोशिश तो ये थी कि नवाज शरीफ को गिराएंगे, कोशिश तो ये थी कि हसन नवाज, मरियम नवाज, हुसैन नवाज को गिराएंगे, लेकिन वो गड़ा जिसके लिए खोदा था उसमें कोई और ही जा गिरा। पहले तो कोई और जा गिरा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरी रहनुमा, पूरी सियासी जमात उस गड़े में जा गिरी। मैं भी हकाइक आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उस पर आने से पहले ये जो प्रॉपर्टी हसन नवाज ने मलिक रियाज़ हुसैन को बेची, क्या उसकी गर्दन पे खंजर रख के बेची गई?
खंजर की नोक मलिक रियाज हुसैन की गर्दन पे थी क्या? हसन नवाज़ के हाथ में कोई खंजर था, या हसन नवाज़ के हाथ में कोई बंदूक, कोई राइफल, कोई पिस्टल था जिसकी नोक, जिसकी नाली मलिक रियाज की कनपट्टी की तरफ थी? ज़बरदस्ती तो आप किसी को महंगे दामों प्रॉपर्टी नहीं फ़रोख्त कर सकते। मेरा नाज़रीन ये मोबाइल है, ये 50,000 का है, मैं इसको 1.5 लाख का बेचना चाहूँ, मैं किसको बेच सकता हूँ? कौन ख़रीदेगा 1.5 लाख में? ज़ाहिर सी बात है, जिसको ज़रूरत होगी वो 1.5 लाख का ख़रीद लेगा, लेकिन मैं किसी पे ज़ोर डाल के 1.5 लाख का नहीं बेच सकता। मैं किसी पे ज़ोर डालूँ कि 1.5 लाख का ख़रीदो इसको, वरना तुम्हें शूट कर दूंगा, कोई भी नहीं खरीदेगा। फिर चले नाज़रीन, मलिक रियाज की गर्दन पे खंजर की नोक थी, उनके कनपट्टी पे बंदूक की नाली थी, पिस्टल की नाली थी, नहीं थी। अब नाज़रीन फैक्ट्स पे आ जाते हैं। मैं बड़ी अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फैक्ट नाज़रीन ये है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 19 नवंबर 2018 को जब खान साहब ने एसेट रिकवरी यूनिट बना दिया, शहजाद अकबर को इस एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया, तो एक ख़त लिखा गया इस ARU की तरफ से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को। और वो ख़त क्या था? ख़त नाज़रीन था, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी ऑफ इन लंदन, प्रॉपर्टी इन लंदन। अमाउंट क्या थी? 42.5 मिलियन। 19/11/2018 को ये लेटर लिखा गया। अब इस लेटर में फोकस जो था वो हसन नवाज थे। शहजाद अकबर के लेटर में फोकस ये था कि हसन नवाज ने प्रॉपर्टी मलिक रियाज हुसैन को खरीदी है, और इस लेटर में कहा गया कि ये पैसा, नाज़रीन फिर दोबारा कह रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन लंदन, प्राइम लोकेशन की बात हो रही है। अब प्रॉपर्टी तो परचेज की थी मलिक रियाज हुसैन ने, हसन नवाज ने तो बेची थी। परचेज ऑफ फॉर परचेज ऑफ प्राइम प्रॉपर्टी इन लंदन, खरीदारी की बात हो रही है, और इस लेटर में मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई है। यानी जो लेटर इमरान खान साहब की हुकूमत में लिखा गया कि ये पैसा मलिक रियाज हुसैन जो वहाँ पे लेके गए और प्रॉपर्टी 42.5 मिलियन में ख़रीदी है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, इसकी तफ्तीश करें, तहकीक करें। तो NCA ने पहले हसन नवाज से शुरू किया। हसन नवाज को तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन फंस गए जनाब मलिक रियाज हुसैन साहब। जब नाज़रीन मलिक रियाज हुसैन इस प्रॉपर्टी में फंस गए कि पैसे की वजाहत नहीं दे पा रहे थे, तो फिर वो जो पहले वाला लेटर जिसके ऊपर ये सारी कार्रवाई का आगाज़ हुआ था, उस लेटर को वापस लेने के लिए, अब आप सारी नाज़रीन गेम समझें, 18/4/2019 को शहजाद अकबर साहब एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से एक और ख़त NCA को लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मलिक रियाज हुसैन की जो प्रॉपर्टी है जिस पर हमने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया था, मलिक रियाज हुसैन ने यह प्रॉपर्टी पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी में डिक्लेयर कर दी है, और उसमें जो इनकम टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स से मलिक रियाज हुसैन ने अदा कर दिया है। तो लिहाजा मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ अब ये लाइबिलिटी कि ये चोरी का पैसा है, काला धन है, इस पे हमने टैक्स वसूल कर लिया, आप इसकी जान छोड़ दें, इस प्रॉपर्टी की जान छोड़ दें मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। और फिर कहा गया कि बाकी जो मामलात हैं मलिक रियाज हुसैन के 460 अरब के, वो सुप्रीम कोर्ट में तय हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में कहीं भी मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ कोई अथॉरिटी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। अब नाज़रीन 18 अप्रैल को ख़त जाता है, 18 अप्रैल 2019 को, और इस लेटर के बाद वहाँ पर फिर वो डील का प्रोसेस शुरू हो जाता है मलिक रियाज हुसैन का NCA के साथ, और वो पैसे फिर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि 18 अप्रैल को लेटर जाता है, 19 अप्रैल को इमरान खान साहब को ट्रस्ट के लिए 458 कनाल ज़मीन मिल जाती है, और दिसंबर में जब काबीना से मामला तय होकर पैसे बरतानिया से आना शुरू हो जाते हैं, 2020 के अवाइल में जाके फराज शहजादी साहब को भी 240 कनाल अलग से प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब नाज़रीन जो बहुत सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि इस पैसे से रियासत पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक नुकसान तो वाज़ेह है कि ये पैसा बरतानिया से जब पाकिस्तान आया तो इसके ऊपर कोई टैक्स मलिक रियाज हुसैन ने अदा नहीं किया। उस पैसे का तो आपने टैक्स अदा करने की बात कर ली, और वो भी कवर करने के लिए मलिक रियाज हुसैन को। और फिर ये कहते हैं सलमान इकरार साहब कि जनाब ये तो जो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट में खोला गया था, इसमें तो ये रकम एडजस्ट ही नहीं हुई थी। जनाब अगर ये रकम एडजस्ट नहीं हुई थी, ये रकम का रूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट फिर क्यों रखा गया? अगर वहाँ पे एडजस्ट नहीं होनी थी तो वहाँ पे क्या इस रकम से
کوئی حلوہ بنانا تھا، اس رقم کے بچے پیدا کر رہے تھے کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا. کہا گیا کہ یہ ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ حکومت کی فیسیلیٹیشن کے لیے اکاؤنٹ کھولا گیا. ناظرین بالکل ایسا نہیں. سپریم کورٹ کو جب سندھ حکومت نے درخواست دی کہ یہ پیسہ ہمیں دے دیں، سپریم کورٹ نے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ پیسہ ہم رکھیں گے. اور یہ پیسہ، یہ اکاؤنٹ کس لیے کھولا گیا تھا؟ ملک ریاض حسین نے جو اقساط 460 ارب کی جرمانے کی دینی تھی، وہ اقساط اسی اکاؤنٹ میں ملک ریاض حسین نے جمع کروانی تھی. ملک ریاض نے جو 460 دینے تھے، یہ والی اماؤنٹ ڈال کے تو رقم 495 ارب ہو جاتی تھی. ملک ریاض تو 460 دینے کے لیے تیار نہیں تھا، 495 کیوں دیتا؟ اور پھر عمران خان صاحب کی اپنے دور حکومت میں آن ریکارڈ ایک درخواست سپریم کورٹ میں لائی گئی، اے جی آفس میں، جس میں سپریم کورٹ سے درخواست کیا کی جانی تھی؟ یہ درخواست کی جانی تھی کہ 460 ارب کی ملک ریاض حسین کے جو اقساط ہیں، سپریم کورٹ وہ اقساط کی وصولی روک دے. ملک ریاض حسین کے ساتھ حکومت پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، وہ 1 کروڑ گھر بنانے کے لیے کوئی منصوبہ چلانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا یہ پیسے ان سے فی الحال اقساط کی صورت میں نہ لیے جائیں. یہ درخواست سپریم کورٹ میں لا کے واپس بھجوا دی گئی. جب میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی، میں نے چلائی سب سے پہلے خبر کہ پی ٹی آئی ایسی درخواست، عمران خان ایسی درخواست دینے جا رہے ہیں کہ ملک ریاض سے 460 ارب کی اقساط جو ہے فی الحال اس کو روک دیں، فی الحال معاف کر دیں، معطل کر دیں. اقساط کی جو جو اقساط آپ نے لینی ہے وہ آپ معاف کر دیں، فی الحال 3 سال کے بعد لے لیجئے گا. ملک ریاض کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسا نہیں ویسا نہیں. ناظرین بات یہ ہے، پیسہ برطانیہ سے آیا، سیدھی بات کریں، ملک ریاض کا پیسہ برطانیہ میں پکڑا گیا، لا کے ملک ریاض کو ان کو پاکستان میں واپس کر دیا گیا. اس کے عوض یہ ٹرسٹ کے لیے زمین خریدی گئی. باقی ساری اس کیس کو پیچیدہ بنانے کی کوشش ہے. صاف کیس یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض کو بینیفٹ دے کے اس کا برطانیہ میں پکڑا پیسہ برطانیہ سے پاکستان واپس لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کے عوض آپ نے القادر ٹرسٹ کے لیے پراپرٹی لی، القادر ٹرسٹ کی یونیورسٹی کی آپ نے بلڈنگ بنوائی، اس کے لیے آپ نے 28 کروڑ الگ سے لیا، اور ٹرسٹ بنانے کے لیے 1.5 کروڑ الگ سے آپ نے ملک ریاض حسین سے لیا. پتہ نہیں شہزاد اکبر صاحب نے کتنے پیسے لیے نہیں لیے. فرح گوگی نے کو 240 کنال زمین دی گئی. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو ہماری باقی خبریں ہیں. قومی حکومت. ناظرین یہ قومی حکومت کا ناظرین کیا معاملہ ہے؟ ویسے ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کے خلاف جو اپیل ہے وہ منگل کے روز سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی. لیکن ناظرین یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ یہ فائل ہونے کے بعد سسپینڈ ہو جائے گی. اس کی پہلے کاپیاں بنیں گی، جیسے نواز شریف اور مریم نواز کے کیس میں اپیل کے فیصلے کی سزا کے خلاف مہینوں اپیلوں کی نقول تیار ہوتی رہی تھی. تو اب بھی نقول تیار ہونی ہے. لیکن حکومتی وکیل، حکومتی ترجمان عقیل ملک صاحب نے یہ ضرور دعویٰ کیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی کیس ہے اپنی ٹرن پہ لگے گا، اپنی باری پہ لگے گا. تو اگر باری کے ناظرین اگر ہم بات کریں تو پھر یہ فوری طور پہ تو نہیں لگنا چاہیے، یہ تو پھر اپنی ٹرن پہ لگنا چاہیے. باقی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لندن میں پکڑے گئے ہیں. گلفام کیانی صاحب نواز شریف اور شہباز شریف کو دھمکیاں دے رہے تھے، ان دھمکیوں کے نتیجے میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، چلیں سپریم کورٹ کے ججز کی بات پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے آتے ہیں عمران خان صاحب کی دھمکی. عمران خان صاحب نے ناظرین پھر ایک مرتبہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اس سٹیٹمنٹ میں ایک مرتبہ پھر جارحانہ انداز میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، قومی سلامتی کے اداروں کو سربراہان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور خان صاحب 71 کے ساتھ یا خان کے آمریت کے ساتھ موجودہ ملٹری قیادت کا اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے خان صاحب سراہ رہے تھے، خوشائند قرار دے رہے تھے. اب ناظرین میں صرف 2 باتیں خان صاحب کی پڑھنا چاہوں گا، یہ ناظرین ذرا سنیں. نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں. کون سا ناظرین؟ کون سا لفافہ بند جو عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں بند لفافے کی ملک ریاض حسین کے لیے منظوری کروائی تھی؟ آگے کہتے ہیں اس کھولیں اس لفافے کو، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اب یہ خان صاحب سے سوال کریں نا، آپ نے تو اپنی کابینہ سے، عوام کے نمائندے تھے نا جو آپ کی کابینہ کے لوگ تھے، آپ نے ان سے بند لفافے میں منظوری لے لی. آج جب آپ کو بشرا بی بی صاحب کو اس کیس میں سزا ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کھولے اس لفافے کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، عوام کو چلے، عوام کو پتہ چلے. یہ اس وقت آپ نے اپنی کابینہ کے ارکان کو کھول کے دکھانا تھا. تو اب تو آپ نے کھولا نہیں، تب آپ نے ان پہ دباؤ ڈال کے
स्पेशल एजेंडे के तौर पे ये एजेंडा आइटम आपने अपने काबीना के इजलास के एजेंडे में शामिल किया और पैसे उससे पहले आना शुरू हो चुके थे। मलिक रियाज शहजाद अकबर के साथ अपने घर बनी गाला में आपने मुलाकात भी की। और फिर खान साहब कहते हैं नाजरीन कि सुने नाजरीन, अलकादर ट्रस्ट के फैसले ने दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम का मजाक बनवाया है। बकाओ मीडिया पर इसे एक शेम ट्रस्ट का लक़ब दिया गया है जो कि हक़ाइक़ को भोंडे अंदाज में मसक करके एक नाकाम कोशिश है। अलकादर ट्रस्ट ना बिलावल हाउस है ना एवन फील्ड है, ये तुलबा को सीरतुन नबी से रोशनास करवाने की एक दरसगाह है। साफ नज़र आ रहा है कि मलिक रियाज को यहाँ पे धमकाया गया है, जिसके पेश नज़र उनके बेटे से अब ये धमकी की बात की जा रही है। सलमान राजा ने भी की और खान साहब भी कह रहे हैं कि मलिक रियाज हुसैन के बेटे को धमकाया गया है, मलिक रियाज को यहाँ पे धमकाया गया है, जिसके पेश नज़र उसके बेटे से लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी गई। तो फिर खान साहब आपने भी उसको धमकाया होगा कि MCA में जो आपकी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, हमारे साथ ये डील कर लो, हमें ये ज़मीन दो और उसकी कंस्ट्रक्शन करके दो, हम वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे लिए फैसिलिटेशन का किरदार अदा नहीं करेंगे। अगर मलिक रियाज वहाँ पे धमकी के ऊपर 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 में खरीद सकता है तो आपकी धमकी में भी आ सकता है। आप धमकी क्यों नहीं दे सकते? आप कहाँ से उतरे हैं? आप कौन सा फरिश्ते हैं? आपने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि काजी फायजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना मेरी गलती थी। आपने अपनी गलती का एतराफ़ किया कि 2018 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाना मेरी गलती थी। आपने गलती का एतराफ़ किया कि IMF के पास जाना हमारी गलती थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमें हेल्प लेनी चाहिए थी। कितनी गलतियों का आप एतराफ़ कर चुके? आप खुद कहते हैं खता का पुतला हूँ, खुदा का पुतला है, तो फिर आपने भी धमकी दी होगी अगर उन्होंने दी है। लेकिन उनकी तो रिकॉर्ड पे नहीं, आपका सारा कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस के ज़रिए, सरकारी डॉक्यूमेंट्स, लेटर के ज़रिए सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। और जहाँ तक नाज़रीन खान साहब बार बार ये जो धमकाने वाली गुफ्तगू करते हैं और कंपैरिजन करते हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का माजी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अभी आप देखें कि 9 मई के ऑपरेशन को इमरान खान साहब फॉल्स फ्लैग कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस ने डिक्लेयर किया है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, 7 रुकनी बेंच में से 4 जजेस की अक्सरियत ने डिक्लेयर किया है कि 9 मई हुआ है। 9 मई एक संगीन जुर्म है जिसमें सरकारी अस्करी इमलाक को, कैंप्स को, तनसीबात को टारगेट किया गया। इसकी कोई क्लीन चिट नहीं है। जज साहबान तो खान साहब कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था, ये जुर्म किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस फट पड़े हैं, आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसको कहते हैं। ये तो आपके सच बोलने का अंदाज है, इतना तो आप सच बोलते हैं। आपकी बात पे कौन यकीन करे? कौन आपकी बात पे यकीन करे? इसके अलावा नाज़रीन जाते जाते कुछ मुख्तसर सी खबरें हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। कल इसके ऊपर भी बड़ी छलांगें लगाई गई। वो जो इमरान खान साहब की साइफ़र के हवाले से PM ऑफिस में जो रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू थी, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुल्क का नाम नहीं लेना, हम इस पर खेलेंगे, सियासी तौर पर खेलेंगे। तो वो जो ऑडियो लीक्स हुई थी, ऑडियो लीक्स के ऊपर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था। तो उसके ऊपर कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ जो चैम्बर अपील है नाज़रीन, उसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने 21 जनवरी को अपने सामने अपने चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। एक तो नाज़रीन ये मामला है। दूसरा नाज़रीन, महमूद अचकज़ई साहब, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से मुज़ाकरात के मुस्तकबिल तो ख़तरे में पड़ा है, चाहे वो किसी भी साइड के साथ मुज़ाकरात हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हैं या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं। लेकिन जनाब महमूद अचकज़ई साहब जो एक तरफ कहते हैं कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना, इस नाजायज़ हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए तस्लीम करने के मुतरादिफ है, दूसरा नवाज शरीफ साहब से मुतालबा भी कर रहे हैं जनाब महमूद अचकज़ई साहब कि कौमी हुकूमत बना दी जाए। यानी आप उनकी हुकूमत को नाजायज़ भी कहें और फिर वो आपकी बात मान के शहबाज शरीफ साहब को कहें कि तुम असम्बली तहलील करो और एक इस्टेब्लिशमेंट से कहा जाए कि आप जो कौमी हुकूमत तश्कील दे दें। बल्ले भी बल्ले, बल्ले भी बल्ले। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।